Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grabs. In today's video, we will going to cover the unit Listening Devices and Classroom Acoustics under B.Ed HI for the subject Disability and Technology, right? And we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, we'll discuss about the listening devices, their type, right? Their classification and how we can maintain them. So listening devices are primarily used to assist individual with hearing impairment and perceiving sounds more clearly, right? तो कौन यूज़ करता है सबसे पहले hearing aid कि जिनको सुनाई कम दे रहा है यहाँ पर, right? ताकि वो अपनी जो सुनने की शक्ति है, जो साउंड है उसको एम्पलीफाई कर सके और उसको अच्छे से सुन सके. सो दीज डिवाइसेस आर डिजाइंड टू असिस्ट इंडिविजुअल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. जो इंडिविजुअल लिसनिंग डिवाइसेस होती है कि भाई पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिज़ाइन करते हैं. तो हियरिंग एड्स जो होगी, जो हम वॉर्न करते हैं इनसाइड और ऑन द ईयर, राइट? कि जो हम खुद से निकाल सकते हैं, लाइक जो आपने देखा होगा ईयर के ऊपर लगाते हैं, थोड़ा ईयर के अंदर जैसे ईयरबड हम लगाते हैं. देन हमारे होंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स होंगे जो सर्जिकली इम्प्लांट करे जाते हैं ताकि डायरेक्टली जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि भाई बच्चों की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर सुन जाए. बेसिकली ये जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है उनके लिए हम यहाँ पर कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं. देन पर्सनल साउंड एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट्स होगी जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन डिवाइसेस होगी दैट एम्पलीफाइड साउंड बट आर नॉट रेगुलेटेड लाइक हियरिंग एड, राइट? कि जो हमारी साउंड को तो यहाँ पर एम्पलीफाई करती है बट ऐसे हम उनको पर्टिकुलरली रेगुलेट नहीं करना पड़ता अपनी हियरिंग एड्स की तरह, राइट? तो श्रवण यंत्रों का मुख्य उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? जो श्रवण बाधित व्यक्ति की उनको सुनने में कठिनाई हो रही है तो उनको अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए वो इनका यूज़ करते हैं. इसमें जो व्यक्तिगत श्रवण यंत्र होता है, राइट, कि कोई व्यक्तिगत रूप से जो श्रवण यंत्र लगाते हैं, तो सबसे पहले श्रवण यंत्र होते हैं जो कान पर या कान के अंदर पहना जाता है, राइट? एक डिवाइस होती है, राइट? जैसे कि हम लीड लगाते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं, ऐसे जिससे क्या होगा उस व्यक्ति के सुनने की ज़रूरत है वो उसको पूरा करेगी यहाँ पर. देन नेक्स्ट हमारा होता है कॉक्लियर इम्प्लांट. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे कोई डिवाइस नहीं डालनी होती है. इसमें डायरेक्ट क्या करेगा, सीधा जो हमारी ऑडिटरी नर्व होगी, जो श्रवण तंत्रिका होगी, यहाँ पर उस पर जो है कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है ताकि हमारी जो सुनने की शक्ति है वो यहाँ पर बढ़ सके. देन नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत ध्वनि प्रवर्धन उत्पादन, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले उपकरण होते हैं जो कि ध्वनि को बढ़ाते हैं, राइट? ये श्रवण यंत्रों की तरह यहाँ पर विनियमित नहीं होते, लेकिन जो हमारी ध्वनि की सुनने की शक्ति है उसको ये बढ़ाते हैं. देन जो ग्रुप लिसनिंग डिवाइसेस होगी जैसे FM सिस्टम्स हो गया, सो दीज यूज रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट साउंड डायरेक्टली टू द हियरिंग एड और द कॉक्लियर इम्प्लांट ऑफ द यूजर, राइट? कि भाई जो भी बच्चा हियरिंग एड या हियरिंग जो कॉक्लियर इम्प्लांट जहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर उनको डायरेक्टली सुन पाता है. देन लूप सिस्टम हो गया, क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वर्क्स विद अ टेलीकोइल इन अ हियरिंग एड टू ट्रांसमिट साउंड, राइट? कि कहीं पर हम बैठे तो एक लूप सिस्टम होता है कि भाई वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है जिससे जो हियरिंग की कैपेसिटी है वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो बढ़ जाती है. देन इंफ्रारेड सिस्टम हो गया, यूजिंग लाइट वेव्स टू ट्रांसमिट साउंड सिग्नल्स टू अ रिसीवर, राइट? कि हम रिसीवर को साउंड सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर इंफ्रारेड सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ग्रुप लिसनिंग डिवाइसेस में. एंड देन ब्लूटूथ सिस्टम, सो दीज connect hearing aids to external devices like smartphones और TVs via Bluetooth टेक्नोलॉजी, राइट? कि जैसे फ़ोन हमारे पास होता है लेकिन ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेस से भी अच्छे से सुन सकते हैं उसकी ऑडियो को, राइट? तो समूह श्रवण उपकरण क्या है? जैसे कि FM सिस्टम हो गया, तो ये उपयोग करता है कि श्रवण यंत्र या कॉक्लियर इम्प्लांट तक सीधे ध्वनि संचरित करने के लिए रेडियो सिग्नल, राइट? कि जो भी हमने कान में मान लो डिवाइस डाली है या कॉक्लियर इम्प्लांट हमारा हुआ है तो उसमें सीधे सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेंगे, सुनेगा, राइट? देन हमारा लूप सिस्टम हो गया. इसमें क्या है कि जहाँ पर भी मान लो एक समूह में बच्चे बैठे हुए वो कोई श्रवण उपकरण यहाँ पर यूज़ करे तो एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर बनाते हैं जिससे जो भी श्रवण यंत्र है बच्चे के उसमें टेलीकोइल के साथ जो है उसको यहाँ पर जो श्रवण यंत्र है उसमें जो भी उनको बोलना होता है वो बोलते हैं, जो वो साउंड एम्पलीफाई होकर उन बच्चों को आसानी से यहाँ पर सुन जाता है. देन इंफ्रारेड सिस्टम होता है, इसमें भी जो रिसीवर है जो उसको ध्वनि संकेत संचरित करने के लिए यहाँ पर जो प्रकाश के तरंगे हैं यहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है. देन हमारा ब्लूटूथ सिस्टम हो गया. ये तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि भाई ब्लूटूथ की जो टेक्निक है उससे हम क्या करते हैं, जो स्मार्टफोन हो गया या TV हो गया उससे हम ब्लूटूथ को अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? तो उससे भी हम आसानी से यहाँ पर सुन सकते हैं कि मान लो अगर हमें वैसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो हम ब्लूटूथ ऐसे ले सकते हैं कि भाई जो वॉल्यूम को अच्छा एम्पलीफाई करे, अगर हमारे फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है तो उससे भी सुन सकते हैं. तो ऐसे ही ब्लूटूथ सिस्टम हमारे श्रवण उपकरण में भी यूज़ होती है. देन नेक्स्ट हमारा फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग एड्स की जो हमारी हियरिंग एड्स है वो कैसे फंक्शन करती है, राइट?
सो एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड है उसको कैप्चर करता है एनवायरनमेंट में और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। देन एम्पलीफायर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की। देन जो स्पीकर होता है, रिसीवर है, वो कन्वर्ट करता है उस एम्पलीफाइड सिग्नल को उस साउंड में ही और उसको उस ईयर में जहाँ पर भी हमने जो डिवाइस लगा रखी होती है तो वहाँ पर डिलीवर कर देता है। और साथ में इसकी एक बैटरी होती है जो इसको सपोर्ट यहाँ पर देती है जब भी इसको पावर की नीड होती है उस डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए। सो हियरिंग डिवाइसेस आर फाइन ट्यून्ड टू द यूजर्स स्पेसिफिक हियरिंग लॉस प्रोफाइल टू एन ऑडियोलॉजिस्ट, राइट। कि भाई जो भी ऑडियोलॉजिस्ट है तो वो कस्टमाइज तरीके से बनाता है कि भाई किस बच्चे की यहाँ पर कितनी नीड है हियरिंग एड्स में, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी फंक्शनिंग होती है। तो श्रवण यंत्रों का कार्य क्या है कि जो बाहर की ध्वनि है उसको वो बढ़ाकर और जो जिस बच्चे को भी यहाँ पर श्रवण हानि उसको सुना सके, राइट। तो सबसे पहले एक माइक्रोफोन होगा जो कि हमें जो ध्वनि सुन रही है हमारे पर्यावरण से उसको कैप्चर करेगा, उसको विद्युत संकेतों में फिर वो परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट होता है फिर हमारा एम्पलीफायर कि जो विद्युत संकेत हमें मिले उनकी ताकत को ये बढ़ाएगा। देन फिर स्पीकर होता है कि जो भी प्रवर्धित संकेत है, जो बढ़े हुए मतलब अच्छे विद्युत ताकत वाले संकेत हैं, उनको वापस में ध्वनि में परिवर्तित करेगा, राइट। कि जो भी बाहर के एनवायरनमेंट से वो ध्वनि आई वो हमें फिर सुन जाती है, राइट, क्योंकि अब उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ चुकी होती है, उसको एम्पलीफाई उन्होंने कर दिया। और यहाँ पर एक बैटरी भी होती है जो भी, क्योंकि इस डिवाइस को चलाने के लिए जो भी बैटरी पावर की जो यूज़ होता है, ज़रूरत होती है, तो वो उस बैटरी से उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो श्रवण यंत्र हैं ये ऑडियोलॉजिस्ट के माध्यम से जो भी उपयोग करता है, ठीक है, कि भाई किस उपयोगकर्ता के लिए बनाई जा रही है, उसको किस प्रकार का लॉस है, ठीक है, कैसी आवाज़ उसको सुन जा रही है, कितनी एम्पलीफिकेशन पे, तो वो उसकी पर्टिकुलर क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस, राइट। सो बेस्ड ऑन स्टाइल कितने टाइप की होती है। बॉडी लेवल हियरिंग एड होती है जो हम अपनी बॉडी पर वियर करते हैं और ये एक वायर से कनेक्टेड होती है विद एन ईयरफोन। देन हमारी ईयर लेवल हियरिंग एड्स होगी, इनको हम अपने कान के अंदर या कान के ऊपर यहाँ पर जो है इनको वियर करते हैं विद सेवरल सब टाइप्स, राइट। इनमें सब टाइप्स क्या है, एक बिहाइंड द ईयर होगी, वन बिहाइंड द ईयर विद अ ट्यूब दैट लीड्स इनटू द ईयर कैनल, राइट। कि डिवाइस हमारे पीछे होगी लेकिन एक ट्यूब होगी जो हमारी ईयर कैनल में जाएगी। देन इन द ईयर होगी जो कस्टम फिट होगी हमारे आउटर ईयर में। एंड देन इन द कैनल और कंप्लीटली इन द कैनल होती है जो स्मॉलर एंड लेस विजिबल डिवाइस की वो अपने कान में फिट हो जाती है, फिटिंग पार्शली और कंप्लीटली इनसाइड द ईयर कैनल, राइट। तो श्रवण यंत्रों का वर्गीकरण क्या है शैली के आधार पर। तो एक होता है शरीर सत्र श्रवण यंत्र, इसमें क्या होता है, एक ईयरफोन के द्वारा हम इसको पहनते हैं और इसके तार यहाँ पर जो है ईयरफोन से जुड़े होते हैं उस डिवाइस के यहाँ पर। देन हमारा कान स्तर पर क्या होता है कि कान के अंदर या कान के ऊपर उसको हम पहनते हैं और इसके कई प्रकार होते हैं। कान के ऊपर भी लगाने के तरीके, ठीक है। एक होती है हम कान के पीछे उस डिवाइस को लगाते हैं और एक ट्यूब होती है जिसको हम अपनी ईयर की जो कैनल है, अपने कान की नली है, उसमें लगाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी होती है हमारी जो हम कान के अंदर पहनते हैं, तो इसमें बाहरी कान के लिए कस्टम फिट किया जाता है, राइट, कि हमारे कान का एक परफेक्ट मोल्ड लेकर के भाई हमारे कान में वो फिट हो जाए, तब इसको बनाया जाता है कि कस्टमाइजली उसको हमने फिट कर दिया उसमें अपने कान में, राइट। देन इन द कैनाल होती है कि वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम दिखाई देती है और जो हमारी कान की नली है उसी के अंदर आंशिक रूप से पूरी तरह से वो फिट होती है। देन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एनालॉग हियरिंग एड्स होती है, दीज एम्पलीफाई ऑल साउंड्स इक्वली एंड आर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट लेस फ्लेक्सिबल इन कस्टमाइजेशन, राइट। कि जो एनालॉग डिवाइस है ये सारी ही साउंड्स को एम्पलीफाई करती है लेकिन ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है और चीप रेट में हमें मिल जाती है, राइट। चीप इन द सेंस लेस एक्सपेंसिव देन अदर हियरिंग एड्स हम इनको बोल सकते हैं। देन प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स होती हैं, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय एन ऑडियोलॉजिस्ट यूजिंग ए कंप्यूटर टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, राइट। तो यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट इनको अच्छे से सेट कर सकता है कि भाई आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, क्या क्या आपकी प्रेफरेंस है। देन डिजिटल हियरिंग एड्स होगी, दीज use digital sound processing to distinguish between noise and speech, offering clearer sound quality and more advanced feature like noise reduction, right। अब डिजिटल हियरिंग एड्स होगी तो ये क्या करती हैं, ये जो हमारा नॉइस है, स्पीच है, उसके बीच में भी यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करती है और एक ज़्यादा क्लियर क्वालिटी हमें जो है साउंड की प्रोवाइड करती हैं। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारी किस टाइप की होती है, एक तो होगी है एनालॉग श्रवण यंत्र, राइट। तो ये सभी ध्वनियों को समान रूप से बढ़ाते हैं और आमतौर पर कम महंगे होते हैं, राइट। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नॉइस होगा मान लो वैसे ही शोर शराबा है तो ये उसको भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। वो होते हैं हमारे एनालॉग श्रवण यंत्र। दूसरे होते हैं हमारे प्रोग्रामेबल श्रवण यंत्र, इन्हें ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करके जो अलग अलग वातावरण है उनके अनुरूप इसको समायोजित किया जाता है, ठीक है। कि भाई बच्चे की जो जो नीड है तो जो ऑडियोलॉजिस्ट होगा कंप्यूटर के द्वारा उसको कस्टमाइज यहाँ पर कर देगा कि भाई कितनी साउंड यहाँ पर एम्पलीफाई करनी है या नहीं करनी। देन डिजिटल श्रवण यंत्र होता है, इसमें इसकी क्या बेस्ट थिंग होती है कि इसमें जो शोर होता है और भाषण उसके बीच अंतर करने की ये इसमें
जो है क्षमता हम बोल सकते हैं होती है, राइट। क्योंकि जैसे हमारे ईयरफोन्स में आने लगी ना, ईयरबड्स में, कि भाई नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर फीचर आपको दिया जा रहा है कि जो भी शोर है उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, राइट। नहीं तो एनालॉग क्या कर रही थी कि शोर आ रहा था तो उसको भी बढ़ा रही थी, राइट, कि शोर भी हमें इतना ही ज़्यादा सुनाई देगा। तो यहाँ पर ये शोर और भाषण के बीच अंतर करती है और एक अच्छी ध्वनि गुणवत्ता हमें प्रदान करती है। Then Link's 6 sound test. So the Link's 6 sound test is a sample test used to ensure hearing aids are functioning effectively across the स्पीच फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसमें ये देखने के लिए किया जाता है ये डिवाइस को पहनने के बाद कि भाई क्या वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही है, बच्चे को आसानी से जो है सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इट चेक्स वेदर द यूजर कैन हियर स्पेसिफिक 6 साउंड्स दैट स्पेन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ स्पीच, राइट, कि भाई ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली 6 साउंड है। तो हम जब बच्चा कोई डिवाइस लगा लेता है तो उसे पूछते हैं कि क्या आपको ये साउंड सुन रही है, ये साउंड सुन रही है, राइट। तो दीज साउंड्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम लो टू हाई एंड कैन बी यूज्ड एज एन आउटकम मेजर फॉर स्पीच परसेप्शन, राइट। तो यही साउंड क्यों, क्योंकि इनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो ये लो से हाई फ्रीक्वेंसीज हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, लो भी फ्रीक्वेंसी सुन रही है, उसको मीडियम भी सुन रही है, उसको हाई भी सुन रही है। तो इसीलिए इनका यहाँ पर ये लिंक्स साउंड टेस्ट किया जाता है ताकि हम पता लगा सके कि भाई जो भी बच्चा डिवाइस अपने कान में लगा रहा है वो उसके लिए यहाँ पर उपयोगी है भी या नहीं, राइट। उसको कान में लगाने के बाद बच्चे को ये चीज़ें सुनाई दे रही है नहीं दे रही है। तो लिंक्स का 6 ध्वनि प्रशिक्षण क्या है। लिंक्स का जो 6 ध्वनि प्रशिक्षण एक सरल प्रशिक्षण है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो श्रवण यंत्र है वो भाषण आवृत्ति स्पेक्ट्रम में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। ये जांचता है कि भाई जो उपयोग करता है वो ये 6 विशिष्ट ध्वनियाँ सुन सकता है नहीं, जैसे अ आई यू, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये जो ध्वनियाँ तो 6 है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, राइट। तो इनमें कम से लेकर ज़्यादा तक सारी फ्रीक्वेंसी हमारी कवर हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ, कम फ्रीक्वेंसी भी इसको जो है ये डिवाइस लगाने से सुन रही है, इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें भी सुन रही है। तो ये ध्वनियाँ निम्न से उच्च तक की जो आवृत्ति है उनकी एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं और भाषण धारणा के लिए परिणाम माप के रूप में उपयोग यहाँ पर की जा सकती है, राइट। कि भाई मान लो इसकी कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी थी यू की, तो वो नहीं सुनाई देती, तो हम बोलेंगे कि भाई इसको जो कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है वो नहीं सुनाई दे रही, राइट। तो ये हमें पता चल जाएगा कि भाई जो वो डिवाइस है उससे बच्चा कितना यहाँ पर सुन पा रहा है। Then outcome measures. So in addition to Link's 6 sound test, other common tests are also used to outcome measure, right? कि भाई इस टेस्ट के अलावा भी हम यहाँ पर अदर टेस्ट रखते हैं ताकि जो आउटकम है उसको मेजर कर सके। तो फर्स्ट हमारा स्पीच ऑडियोमेट्री। सो मेजर्स हाउ वेल अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड स्पीच इज डिफरेंट वॉल्यूम लेवल, राइट। कि उसका वॉल्यूम यहाँ पर हम कम ज़्यादा करते हैं कि भाई देख सके बच्चा किस वॉल्यूम लेवल पे कितने अच्छे से यहाँ पर उसको समझ पा रहा है। देन रियल ईयर मेजरमेंट हम करते हैं, इन्वॉल्व्स मेजरिंग द साउंड एम्पलीफिकेशन विद इन द ईयर कैनाल टू ऑप्टिमाइज हियरिंग एड सेटिंग, राइट। तो इसमें जो हमारी ईयर कैनाल होते हैं इसमें साउंड का क्या एम्पलीफिकेशन वहाँ पर जा रहा है उसको मेजर किया जाता है। देन क्वेश्चनर सर्वेज होते हैं लाइक हियरिंग हैंडीकैप इन्वेंट्री फॉर एल्डरली विच असेसेस द इमोशनल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हियरिंग लॉस एंड द बेनिफिट ऑफ हियरिंग एड्स, राइट। तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई हियरिंग लॉस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपकी लाइफ में और जो हियरिंग एड्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे सर्वेज के माध्यम से भी जो आउटकम है उनको हम यहाँ पर मेजर करती हैं, ठीक है। तो परिणाम माप क्या है, लिंक की 6 ध्वनियों की जो 6 ध्वनि प्रशिक्षण है इसके अलावा भी तो हमें चाहिए होगा ना कि भाई हम उसका आउटकम अच्छे से मेजर कर सके कि भाई वो जो डिवाइस है वो श्रवण यंत्र है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हमारी भाषण श्रवमिति होती है जो मापता है कि व्यक्ति विभिन्न वॉल्यूम स्तरों पर भाषण को कितनी अच्छे तरीके से समझ पाता है, राइट। कि भाई एक बार वो वॉल्यूम को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें उस यंत्र से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। देन वास्तविक कान का माप यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, श्रवण यंत्र सेटिंग को अनुकूलित करने के लिए वो क्या करेंगे, जो कान की नाली है, राइट, जो का ईयर कैनाल है हमारी, यहाँ पर आप नाली लिख सकते हो कान की, अगर हिंदी में नाली है जो उसमें उसके भीतर वहाँ पर देखते हैं कि जो ध्वनि का प्रवर्धन कितना है, राइट, कि ये साउंड यहाँ पर कितनी एम्पलीफाई हो रही है, उस बच्चे को सुनेगी या नहीं सुनेगी। देन हम प्रश्नावली या सर्वेक्षण कर सके जो स्पेशली जो कि बुजुर्ग होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, जिनको नहीं सुनाई देता, तो हम सर्वे कर सकते हैं कि भाई उनको जब हियरिंग लॉस होगी, जब उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या भावनात्मक और सामाजिक परिणाम उनको देखने को मिले हैं, और जब श्रवण यंत्रों का वो यूज़ करते हैं तो उनसे क्या लाभ यहाँ पर उनको हो रहा है। देन केयर मेंटेनेंस एंड बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ हियरिंग एड, राइट, कि जो भी हियरिंग एड यूज़ कर रहा है तो उसको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए कि भी कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो अपनी हियरिंग एड्स की कर सकते हैं। सो केयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पर बच्चों को आनी चाहिए। क्लीनिंग, सो हियरिंग एड शुड बी क्लीन्ड डेली विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ, ठीक है, तो वो आनी चाहिए। बैटरी की केयर कैसे करनी है, उसको कैसे स्टोर करना है यूज़ के बाद, वो बच्चों को आना चाहिए, ठीक है।
तो श्रवण यंत्रों की देखभाल, रख रखाव और जो बुनियादी समस्या निवारण है, तो वो जो भी बच्चा यहाँ पर हियरिंग एड यूज़ कर रहा है तो उसको आनी चाहिए, राइट। कि उसकी सफाई कैसे करनी है, उसकी जो बैटरी है उसकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे उसको चार्ज करना है, कैसे उसका भंडारण मतलब कैसे उसको स्टोर करना है, यूज़ करने के बाद उसका कैसे रख रखाव यहाँ पर करना है। देन बेसिक जो ट्रबल शूटिंग है कि भाई अगर साउंड नहीं आ रही तो हमें देखना है कि कहीं भाई जो हमारा डिवाइस है उसमें डरबी से ईयरवैक्स तो नहीं घुस गई है या बैटरी तो लो नहीं हो गई है, राइट। देन इफ साउंड इज़ वीक और डिसॉर्टेड है तो हमें देखना है कि भाई बैटरी कम या ज़्यादा तो नहीं है या वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम कहीं पर भी हैं, ठीक है, कहीं इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वॉल्यूम कम हो गया और हम सीधा ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि भाई हमारी हियरिंग यहाँ पर काम नहीं कर रही है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर बच्चों को आनी चाहिए। मतलब विस्लिंग जैसे आवाज़ आ रही है तो ये हो सकता है कि भाई उसकी फिटिंग यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, राइट। तो वो रिपोजिशनिंग कैसे करनी है उसकी अपनी हियरिंग एड की, वो बच्चे को आनी चाहिए। इंटरमिटेंट साउंड यहाँ पर आनी चाहिए कि भाई कहीं मॉइस्चर तो यहाँ पर बिल्ट नहीं हो गया है जिससे वो अच्छे से साउंड यहाँ पर उसकी नहीं आ रही है। तो बुनियादी समस्या निवारण है तो वो यहाँ पर जो भी बच्चा श्रवण यंत्र यूज़ कर रहा है उसको आना चाहिए कि भाई अगर आवाज़ नहीं आ रही तो पहले वो बैटरी देखे कि भाई बैटरी ठीक है, ये जो डिवाइस हमारे यंत्र है ये साफ है। तो ऐसा नहीं तो नहीं कि भाई कि कान में जो मौजूद मैल था या गंदगी था वो इसमें घुस गई इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। या अगर आवाज़ कमज़ोर है तो देखे कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमारी वॉल्यूम की सेटिंग लो हो रखी है इसमें जिससे हमें आवाज़ नहीं आ रही है, या ऐसे सीटी बजना की मतलब ऐसे आवाज़ आई तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो हमारे कान में अच्छे तरह से फिट नहीं हुई है तो उसको निकाल के दोबारा से हम अच्छे से फिट कर सकते हैं। या अंतराले कोई आवाज़ आ रही तो हम देखेंगे कि भाई बैटरी के आसपास कोई नमी या जंग वगैरह तो नहीं लग गया जिसके कारण हमें ऐसी आवाज़ आ रही। तो ये जो बुनियादी समस्या है इनका निवारण कैसे होगा वो हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाना है। देन नेक्स्ट हमारा ईयर मॉल्स, लाइक दे टाइप, इम्पोर्टेंस, केयर एंड मेंटेनेंस। सो ईयर मॉल्स आर custom fitted part of hearing aids that sit in the ear canal and outer ear to deliver amplified sound effectively. So they play a crucial role in the comfort, effectiveness and functionality of hearing aids, particularly behind the ear hearing aids, right। तो ईयर मॉल में कि भाई हम प्रॉपरली देखते हैं कि भाई बच्चे का जो ईयर का प्रॉपर साइज़ क्या है, उसकी ईयर कैनाल का साइज़ क्या है, कि भाई उसकी डिवाइस उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बना सके। तो अब टाइप क्या होते हैं ईयर मोल्स के, बेस्ड ऑन स्टाइल। एक हमारी होती है फ्यूल सेल, फिल्स द एंटायर आउटर ईयर बाउल, ठीक है। जो हमारा आउटर ईयर का बाउल है मान लो उसको ये कंप्लीटली फिल करती है। सुटेबल फॉर सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस एज इट प्रोवाइड अ सिक्योर फिट एंड रिड्यूस साउंड लीकेज, राइट। ये प्रोफाउंड और जिनको ज़्यादा मतलब हियरिंग लॉस है उनके लिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस स्टेप नहीं होता है हमारी साउंड के लिए कहीं से वो लीक हो सके, तो अच्छी एम्पलीफाइड साउंड जो है हमें सुनाई देती है। तो कान के सांचे के प्रकार, महत्व, देखभाल और रखरखाव के बारे में बताना है। तो कान के सांचे श्रवण यंत्रों को कस्टम फीडबैक यहाँ पर दिखाते हैं जो कान की नली और बाहर कान में उसको हम रखते हैं ताकि प्रभावी ढंग से जो प्रवर्धित ध्वनि है वो उसको प्रदान की जा सके। वे श्रवण यंत्र विशेष रूप से कान के जो पीछे श्रवण यंत्र हैं उनके आराम, प्रभावशीलता और कार्य क्षमता के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं, राइट। कि ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ना जो प्रॉपर फिट हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखा जाता है कान के सांचे, कान के जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि जो शैली है तो पूर्ण आवरण होता है कि भाई हमारा कान पूरा का पूरा भर जाता है। ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, पूरे के पूरे कान के कटोरे को भरता है कि मतलब जो हमारा कान होता है इसमें पूरे को वो फिल करती है, ऐसी डिवाइस होती है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी उन लोगों के लिए होती है जिनको यहाँ पर गहन श्रवण हानि है, राइट। क्योंकि इसमें क्या होगा, ये हमारा पूरा कान उस डिवाइस से फिल हो जाएगा और जो कान का रिसाव कि भाई ध्वनि की लीकेज यहाँ से नहीं हो सकती, तो हमें अच्छे तरीके से वहाँ पर सुनाई देगा। देन हाफ शेल होती है कि भाई हाफ जो आउटर ईयर है उसको कवर करती है, तो ये मॉडरेट टू सीवियर है जो हियरिंग लॉस है उसमें हम यूज़ करते हैं। देन कैनाल मोल्ड होता है कि ये हमारी जो ईयर कैनाल है उसके अंदर ही होता है, हमें ज़्यादा बाहर तो ये अपना दिखाई भी नहीं देता, राइट। सुटेबल होता है ये माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए। और देन हमारा होता है स्केलेटन मोल्ड, सिमिलर टू द फुल शेल बट कट आउट टू रिड्यूस मटेरियल बल्क, राइट। ये फुल शेल की तरह ही होता है कि भाई पूरा कान भरा होता है लेकिन थोड़ा मटेरियल बल्क है इसका वो यहाँ पर कम कर दिया जाता है। लाइट वेट होती है और ज़्यादा कंफर्टेबल होती है वाइल स्टिल ऑफरिंग गुड साउंड रिटेंशन। देन ओपन फिट और नॉन अकल्डिंग होती है, डज नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक द ईयर कैनल अलाउइंग नेचुरल साउंड टू एंटर अलोंग विद एम्पलीफाइड साउंड, राइट। तो इन सब में क्या होता था कि भाई वो डिवाइस से ही मैं सुन रहा था, लेकिन जो हमारी ओपन फिट होती है इसमें ओपन से ही आप हम याद रख सकते हैं
कि कुछ स्पेस ऐसे ओपन है कि भाई नेचुरल जो साउंड है उसको भी हम यहाँ पर सुन सके। हमारी एम्पलीफाइड साउंड तो सुनाई देगी ही, उसके साथ थोड़ा स्पेस होता है कि भाई नेचुरल जो साउंड है उसको भी हम सुन सके। आइडियल फॉर जो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर स्टिल हर्ड नेचुरली, राइट। तो जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाता है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें नहीं सुनाई दे रही है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हमें सुनाई दे जा रही है, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हम नेचुरली वहाँ पर सुन सके, ठीक है। तो हाफ शेल होती है, इसमें क्या करेंगे कि बाहर का जो कान है उसमें आधे कान पे ही ये डिवाइस आती है, राइट। ये मध्यम से गंभीर श्रवण हानि के लिए उपयोग किया जाता है। देन हमारा कैनाल मोल्ड होता है कि इसमें बाहर के कान के ऊपर नहीं होता, जो ईयर की कैनाल होती है, कान की नली, उसके अंदर इसको फिट किया जाता है। ये हमारी हल्के से मध्यम श्रवण हानि के लिए उपयुक्त होती है। देन हमारा स्केलेटल मोल्ड होता है, इसमें पूरे शेल के लिए, जैसे फुल शेल था हाफ शेल से पहले कि भाई पूरे कान के लिए ही वो भरा जाता था, हमारे डिवाइस के लिए उसको फिल किया जाता था। इसमें क्या किया जाता है, होती है फुल शेल की तरह, लेकिन इसको कट आउट करके इसको थोड़ा सा उससे कम कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको हल्का बनाया जाता है, इसलिए ये अधिक आरामदायक होती है और एक अच्छी ध्वनि प्रतिधारण यहाँ पर बच्चों को प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा होता है ओपन फिट, कि हमारे कान में डिवाइस लगी है लेकिन थोड़ा सा स्पेस बचता है कि जो नेचुरल साउंड है, प्राकृतिक रूप से जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको भी हम यहाँ पर सुन सकते हैं, राइट। देन बेस्ड ऑन मटेरियल, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हो सकती है कि भाई सॉफ्ट सिलिकॉन की होती है कि भाई कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। देन एक्रेलिक की हम बना सकते हैं कि भाई थोड़ी हार्ड होगी लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। देन पॉलीविनाइल क्लोराइड की भी हम ये हियरिंग एड्स बना सकते हैं, एक बैलेंस देंगी, ना ये ज़्यादा हार्ड होंगी ना ये ज़्यादा बिल्कुल सिलिकॉन की तरह सॉफ्ट होंगी, ठीक है। तो मटेरियल के आधार पर क्या होंगी, सॉफ्ट सिलिकॉन की हो सकती है कि भाई बहुत आरामदायक होंगी, बहुत सॉफ्ट होंगी, लचीली होंगी। एक्रेलिक हम कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम के लिए टिकानी, तो बिल्कुल कठोर और एक अधिक टिकाऊ जो है हियरिंग एड्स हमें लेनी है। देन पॉलीविनाइल क्लोराइड की हो सकती है कि भाई हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए ना ज़्यादा हार्ड चाहिए, तो हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, जो इनके बीच एक संतुलन हमें प्रदान करता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर मोल्स, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है, एकॉस्टिक सील एंड फीडबैक प्रिवेंशन, ठीक है। टाइट सील यहाँ पर होती है ताकि जो एम्पलीफाइड साउंड है उसको एस्केप करने से हम रोक सके, कि वो हमारे कान के अंदर ही जाए, हमें अच्छे तरीके से सुन जाए, साउंड को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, कंफर्टेबल हो पहनने में, फिट अच्छे तरीके से हो, ऐसा ना हो कि भाई वो फिट ही नहीं हो रही है, कंफर्टेबल नहीं हो रही उस डिवाइस के साथ, ठीक है। तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ईयर मोल्स का महत्व क्या है कि जो ध्वनिक सील है कि भाई हमारे कान में जो एम्पलीफाइड साउंड जा रही है एक सील से बन जाती है कि वो बाहर नहीं निकल पाती है, राइट, हमें सुन जाती है अच्छे तरीके से। ध्वनि की दिशा वो बताती है कि भाई किस दिशा में जो है एम्पलीफाई करके साउंड को भेजना है, ठीक है। वो आरामदायक हमारे पहनने में होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। तो ये सारे ईयर मोल्स की तरह से हमें पता जो है ईयर मोल्स से हेल्प मिल जाती है कि भाई वो परफेक्टली कस्टमाइज करके हमारे ईयर के हिसाब से बना देते हैं। देन कस्टमाइजेशन फॉर हियरिंग लॉस, राइट, कि भाई मेरा किस टाइप का हियरिंग लॉस है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ईयर की एनाटॉमी क्या है। मान लो मुझे लो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ठीक है, तो मैं ओपन वाली जो हियरिंग एड यूज़ करूंगी कि भाई कुछ टाइम मेरे को जो है एम्पलीफाई करके सुननी पड़ती है, अदरवाइज मैं नेचुरली भी सुन सकती हूँ, ठीक है। देन मॉइस्चर एंड डर्बिस प्रोटेक्शन है। So some ear molds are designed to reduce the entry of moisture, wax or derbis into the ear, helping to maintain a device lifespan, right। तो इसके साथ ही ये ऐसे भी हेल्प करती है कि भाई कान के अंदर कचरा वगैरह जाने नहीं देती। मान लो जैसे फुल फिट वाली जो डिवाइसेस थी, ठीक है, तो उनको डालने के बाद वो ऐसे हमारे कान को ओवरलैप कर लेती है कि जो डर्बिस वगैरह है वो वहाँ पर अंदर मॉइस्चर है वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो श्रवण हानि के अनुकूलन होता है कि भाई कान का कैसा साँचा है, श्रवण हानि की डिग्री कैसे है, बच्चे को हल्का है, मध्यम है या बिल्कुल सीवियर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। और नमी और मलबे भी इससे भी सुरक्षा कर सकते हैं कि मान लो अगर बाहर ही जा रहे हो, बारिश आ रही है, तो अगर बिल्कुल हमारी कस्टमाइज हमारी हियरिंग एड होगी तो वो क्या करेगी, हमारी डिवाइस को भी ख़राब नहीं होने देगी और साथ ही कचरा वगैरह और नमी वगैरह हमारे कान में नहीं जाने देगी। देन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ईयर मोल्ड, तो उनको हमें आना चाहिए कि भाई जो भी बच्चे इसको यूज़ करें सिखाने भी पड़ेंगे उनको हमें कि डेली क्लीनिंग कैसे करनी है, उसकी वैक्स को कैसे निकालना है, डर्बिस को कैसे निकालना है, जो भी ट्यूब है उसको हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईयर मोल्ड की देखभाल और रखरखाव हमें बच्चों को सिखाना है कि भाई उसकी दैनिक सफाई करो, जो भी कचरा है वहाँ पर उसको हटाना है, ठीक है, वो गंदी होगी उसको साफ़ करना है, जो ट्यूब है उसका निरीक्षण हमें करना है। देन डीप क्लीनिंग उसके में सिखाने की भाई आपको इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी है, कैसे उसको सोक कर सकते हैं आप सोपी वाटर में। एंटीबैक्टीरियल वाइप्स आपको यूज़ करनी है ताकि कोई मतलब बैक्टीरिया वहाँ पर ना हो। देन ट्यूब रिप्लेसमेंट आपको कैसे करनी है, रेगुलर रिप्लेसमेंट, या कोई ब्लॉकेजेस होगी तो उसको आपको कैसे चेक करना है। तो ये जो भी सारी चीज़ें ये उनको आनी चाहिए जो भी इस डिवाइस को यूज़ कर रहा है, राइट, ताकि उसको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े और वो इसको कंफर्टेबली यहाँ पर यूज़ कर सके।
तो उसकी गहरी सफाई कैसे करनी है, ठीक है, कि मान लो कोई सिलिकॉन का आउटर सरफेस है किसी डिवाइस का, उसको कैसे पानी में भिगो के साफ़ करना है, एंटीबैक्टीरियल वाइप्स का उपयोग करके हम उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। जो ट्यूब है उसको कैसे प्रतिस्थापित करना, मान लो दूसरी ट्यूब हमें उसमें लगानी, उस डिवाइस में, वो कैसे लगानी है। कोई अगर रुकावट हो रही है साउंड में तो उसकी कैसे हमें जाँच करनी कि भाई क्या कमी यहाँ पर आ गई है। मॉइस्चर का कंट्रोल कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, ठीक है। रेगुलर चेकअप्स कैसे करना है कि भाई ऑडियोलॉजिस्ट के पास हमें विजिट करना है ताकि हम इंश्योर कर सके कि भाई जो डिवाइस हमारी प्रॉपर है, हमारे ईयर की शेप मतलब जो थोड़े बहुत टाइम के बाद चेंज हो जाती है, ईयर मोल्ड की चेंज हो जाती है, तो उसका हमें पता लगाना है ताकि वो प्रॉपर फिट हमारे कान में रह सके, कंफर्टेबल तरीके से हम उसको पहन सके, राइट। देन उसका नमी नियंत्रित करना है कि भाई नमी उसके अंदर ना जाए, उसको स्टोर करके कैसे रखना है पहनने के बाद, ठीक है, कैसे उसको स्टोर करना है। उसकी नियमित जाँच भी करानी, राइट, कि थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो कि भाई वही लूज़ हो गई है, ठीक है, या हमारे कान की शेप थोड़ी कम चेंज होगी, तो हमें देखना है कि भाई प्रॉपर फिट हो वहाँ पर ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके कंफर्टेबली, राइट। देन ट्रबल शूटिंग करनी है, जो भी कॉमन इश्यूज़ है, मान लो कोई विस्लिंग की साउंड आ रही है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, अगर मॉइस्चर चला गया ट्यूब में उसको कैसे हमें करना है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, इल फिटिंग हो रही है हमारे ईयर मोल्ड में, तो हमें क्या करना है, हमें खुद से कर सकते हैं, हमें ऑडियोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है। साउंड की क्वालिटी है, वॉल्यूम है, उसको हमें कैसे कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। तो कान के मूल से जुड़ी जो आम समस्याएं हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वो बच्चे को यहाँ पर आनी चाहिए कि भाई मान लो सीटी जैसे आवाज़ आ रही है तो उसको देखना है कि भाई कहीं मॉइस्चर वगैरह तो नहीं घुस गया है, ट्यूब में जो नमी है वो चेक करनी है, उसको आनी चाहिए, उसको नमी को कैसे कम कर सकते हैं। जो हियरिंग डिवाइस है उसमें अगर उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, फिट नहीं हो रही है वो अच्छे तरीके से, तो हम ऑडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं कि भाई ये मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ खुद से, तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास मुझे जाना होगा। ध्वनि की गुणवत्ता अगर कम है, मान लो उसकी वॉल्यूम ही कम ज़्यादा कर दिया बच्चे ने, ठीक है, तो उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस, स्पीच ट्रेनर, हार्डवायर, लूप इंडक्शन, इंफ्रारेड एंड एफएम सिस्टम, राइट। So classroom amplification devices are essential tool designed to help students with hearing impairments access spoken language in educational settings. So these devices improve the सिग्नल टू नॉइस रेशो, कि जो नॉइस है वो यहाँ पर कम होता है और सिग्नल को अच्छे तरीके से जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो कैच कर पाती है, एंश्योरिंग दैट द टीचर्स वॉइस इज क्लियर इवन इन नॉइसी क्लासरूम और व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कक्षा प्रवर्धन उपकरण, जो कि स्पीच ट्रेनर हो गया, हार्डवायर, लूप इंडक्शन, राइट। इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो कक्षा प्रवर्धन उपकरण जो है आवश्यक उपकरण है जो श्रवण बाधित छात्रों के लिए जो शैक्षिक सेटिंग है उसमें बोले जाने वाली भाषा तक पहुंचने में ये मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये उपकरण सिग्नल टू जो शोर है हमारा उस अनुपात में सुधार करते हैं कि शोर को कमी करते हैं और सिग्नल को अच्छे तरीके से हम सुन पाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो शिक्षक है उसकी आवाज़ स्पष्ट है, ठीक है, कि अगर टीचर दूर भी है बच्चे से तो भी उसकी आवाज़ को वो क्लियरली यहाँ पर सुन पा रहा है। देन टाइप्स क्या होती है क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस की। फर्स्ट है हमारा स्पीच ट्रेनर। सो स्पीच ट्रेनर इज़ अ personal amplification device that allows a teacher's voice to be directly transmitted to a student through a microphone and speaker system, right, कि जो डायरेक्टली जो टीचर की आवाज़ है उसको वो बच्चे के स्पीकर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। सो द माइक्रोफोन वॉन बाय द टीचर अ स्पीकर ट्रेनर बॉक्स विच एम्पलीफाइज द साउंड, ठीक है, वो उसके साउंड को एम्पलीफाई करता है, एंड स्पीकर्स और हेडफोन्स यूज्ड बाय द स्टूडेंट, राइट, ठीक है, कि टीचर के पास माइक्रोफोन होता है और बच्चे के पास हेडफोन होता है जहाँ पर उसकी जो एम्पलीफाइड वॉइस है, साउंड है, उसको वो सुन पाते हैं। इट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर 1-to-1 इंस्ट्रक्शन और इन अ स्मॉल ग्रुप सेटिंग स्पेशली फॉर स्टूडेंट विद सीवियर हियरिंग लॉस वो रिक्वायर इनहेंस्ड स्पीच क्लैरिटी। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्टली एम्पलीफाई करती है टीचर के स्टूडेंट को, और जो इससे क्या होगा कि भाई बच्चे को अगर सुन अच्छा रहा है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर अच्छी होगी, एंड ईजी टू यूज़ इन स्मॉल एजुकेशनल एनवायरमेंट्स एज वेल। देन लिमिटेशंस क्या होंगी, ये ज़्यादा बड़े क्लासरूम एनवायरमेंट्स के लिए जो है सुटेबल नहीं है, एंड साउंड डज नॉट कवर द एंटायर रूम, ठीक है, कि भाई ज़्यादा बड़े एरिया में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कक्षा प्रवर्धन उपकरणों के प्रकार क्या है, पहला हमारा भाषण प्रशिक्षण, ठीक है। तो भाषण प्रशिक्षण क्या होता है, ये व्यक्तिगत प्रवर्धन उपकरण है जो शिक्षक की आवाज़ को माइक्रोफोन और स्पीकर सिस्टम के माध्यम से छात्र तक सीधे पहुंचाते हैं, राइट, कि यहाँ पर टीचर के पास क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है जो बच्चे के जो हेडफोन होते हैं, ठीक है, उससे यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट होता है जिससे टीचर की आवाज़ उसको सुनाई दे जाती है, और ये स्पेशली जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटे समूह की सेटिंग में उपयोग जो है किया जाता है, और स्पेशली जिनको काफ़ी गंभीर श्रवण हानि है कि बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, ठीक है, तो उनके लिए गंभीर श्रवण हानि वालों बच्चों के लिए ज़्यादा
जो है यूज़फुल होता है, और एक बेहतर भाषण स्पष्टता की जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका लाभ क्या है कि भाई बेहतर समझ के लिए शिक्षक की आवाज़ हमें सीधे सुनते हैं, राइट, कि जो सीधा सीधा टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, तो उसको हम अच्छे से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और छोटे शैक्षणिक वातावरण में उपयोगी है। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है कि भाई बड़े वातावरण में जहाँ पर जगह ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो, तो उसमें वातावरण में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन हैंड वायर सिस्टम होता है। सो हैंड वायर सिस्टम इज अ बेसिक एम्पलीफिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट्स अ टीचर टू द स्टूडेंट वायर अ फिजिकल वायर, राइट। इसमें जो टीचर है स्टूडेंट से एक फिजिकल वायर से ही कनेक्ट होता है। तो माइक्रोफोन यहाँ पर टीचर लगाता है, एंड अ रिसीवर यूजली जो कि ईयरबोड से जो है हेडफोन्स हो गया वो स्टूडेंट लगाता है। ठीक है, कि भाई मान लो जैसे हम मोबाइल फ़ोन में अपने हेडफोन्स लगाते हैं, तो हेडफोन्स हमारे कान में होते हैं। ठीक है, तो वो वायर कहाँ पर है, बोलने वाला टीचर है, तो वो एक फिजिकल वायर में दिखती है, वो किसके हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है, जहाँ पर वो माइक्रोफोन उसके पास होता है। सो दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप, राइट, कि ऐसा तो नहीं भाई कि वो पूरा वायर लेके कहाँ कहाँ घूमता रहेगा टीचर। तो ये भी स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए जो कि लिमिटेड डिस्टेंस पर हो टीचर से, उनके लिए यहाँ पर ये जो है अच्छा है। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, और एक 1-to-1 कम्युनिकेशन हमें अच्छा दे देता है। जो इंटरफेरेंस है एक्सटर्नल डिवाइसेस की वो यहाँ पर मिनिमल होती है। लिमिटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, राइट, क्योंकि वो वायर है बीच में, तो उनके जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि भाई वो टीचर फ्रीली कहीं पर भी घूमता रहेगा, तो उनको उनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड नॉन आइडियल फॉर लार्ज क्लासरूम और एनवायरमेंट्स वे द टीचर नीड्स टू मूव फ्रीली, राइट, और जो लार्ज क्लासरूम है कि भाई टीचर को फ्रीली मूव करने की नीड है, तो वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हार्ड वायर सिस्टम क्या है, जैसे कि नाम से दिख रहा है कि हार्ड वायर इसमें होती है दिखने वाली, कि भाई टीचर के पास माइक्रोफोन होता है, बच्चे के पास हेडफोन होता है। ठीक है, और वो वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, कि भाई जो भी जो है टीचर यहाँ पर माइक्रोफोन में बोलता है, वो बच्चे को अच्छे तरीके से सुन रहा है उसके जो ईयरफोन से, हेडफोन जो उसने लगा रखे, लेकिन वो एक वायर से कनेक्टेड है, राइट। तो इसकी लाभ भी है, ठीक है, कि भाई एक से एक जो संचार है वो अच्छा है, समाधान है, और जो बाहरी उपकरण है उनका हस्तक्षेप बहुत कम है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है कि भाई वो वायर लेकर इतना दूर नहीं जा सकते, तो उनकी जो फिजिकल मूवमेंट होगी, ठीक है, वो आवाजाही है उसको प्रतिबंधित करती है, और ऐसे वातावरण के लिए आदर्श नहीं है जहाँ पर ऐसा हो कि भाई टीचर को घूम घूम कर पढ़ाने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि उसके हाथ में वायर है, वो इतना फ्रीली वहाँ पर नहीं घूम सकता। देन लूप इंडक्शन सिस्टम होता है। सो लूप इंडक्शन सिस्टम ट्रांसमिट साउंड डायरेक्टली टू अ हियरिंग एड और कॉकलर इम्प्लांट इक्विप्ड विद अ telecoil. The system creates a magnetic field that delivers sound from the teacher's microphone to the student's hearing aid, right, कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो है उस क्लासरूम में ऐसे क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, कि भी मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर यहाँ पर टीचर है, तो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं वहाँ पर जो टीचर बोल रहा है वो उनके हियरिंग डिवाइसेस में डिलीवर हो रहा है, बच्चे को आराम से सुन रहा है। सो अ माइक्रोफोन वोन बाय अ टीचर, एन एम्पलीफायर एंड एन इंडक्शन लूप वायर इंस्टॉल्ड अराउंड द रूम, राइट, कि टीचर एक माइक्रोफोन है, वो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे जो ईयरफोन्स होते हैं दिखा ना माइक्रोफोन, वहाँ पर हम बात करते टाइम मान लो अगर कॉलिंग कर रहे तो वहाँ पर, तो ऐसा एक माइक्रोफोन टीचर के पास होता है, और पूरे रूम के साइड में क्या होता है, एक लूप सा बना दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूरे रूम में हम जो है इंस्टॉल कर सके। सो द स्टूडेंट मस्ट हैव अ हियरिंग एड और कॉकलर इम्प्लांट इक्विप्ड विद अ टी कॉइल, राइट, तो टेलीकॉइल वहाँ पर होनी चाहिए जो भी हियरिंग एड बच्चा यूज़ कर रहा है। द टीचर्स वॉइस इज ट्रांसमिटेड वायरलेसली, राइट, तो इसमें क्या होगा कि वायर नहीं दिखेगी हमें, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके थ्रू टी कोइल से जो है वो चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, एंड द स्टूडेंट हियर्स द साउंड डायरेक्टली इन देयर हियरिंग एड, राइट, कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जैसे मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं अपने माइक्रोफोन का यूज़ कर रही हूँ बोलते टाइम, और आप सुनते टाइम स्पीकर का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कोई वायर भी नहीं जा रही है, राइट। तो ऐसे ही उस माइक्रोफोन का जो बच्चों के जो हेडफोन्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, एक लूप वहाँ पर बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, discreet for students as no additional devices are required apart from their hearing aid, right, then reduce background noise by delivering sound directly to the hearing aid and covers the entire classroom, और यहाँ पर टीचर फ्रीली घूम सकता है क्योंकि उसके हाथ में तो कोई वायर थोड़ी है कि भाई वो उसको इतने ही दूर तक लेकर जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर रूम पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टीचर फ्रीली घूम सकता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या होंगी, द स्टूडेंट मस्ट हैव अ हियरिंग एड विद अ टी कोइल, राइट, तो यहाँ पर बच्चे के पास हियरिंग एड कौन से वाले होंगे, जिसमें टी कोइल है तो वही हियरिंग एड यहाँ पर होनी चाहिए। मान लो किसी बच्चे के हियरिंग एड ऐसे जो टी कोइल लेस नहीं है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या है, वो इसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर पाएगा, राइट। देन इंस्टॉलेशन ऑफ द लूप सिस्टम, तो जो लूप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं कि भी क्लास के चारों एक लूप बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, तो उसको हमें पहले से सोचना पड़ेगा ना कि भाई ये क्लासरूम बनाना है,
इसमें हमें ऐसे हियरिंग लॉस वाले बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, तो वो लिमिटेशन है, सब जगह मिलेगा नहीं, और अगर बनाते भी है तो वो काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर हो सकता है। एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस में अफेक्ट साउंड क्वालिटी, राइट। और ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो पास में कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमें किसी और डिवाइस से भी यहाँ पर हो रही है, तो वो यहाँ पर जो उसकी साउंड क्वालिटी है उसको कम कर सकता है। तो लूप इंडक्शन सिस्टम क्या होता है, लूप में एक, जैसे लूप का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, सर्कल बना देना, किसी चीज़ को घेर लेना, तो इसमें एक लूप क्लास के चारों ओर बना दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्लास में बनाता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर एक माइक्रोफोन लेता है, सभी बच्चे एक एक अपनी जो कान में उनकी डिवाइस होती हैं, उन डिवाइस की क्या यहाँ पर स्पेशलिटी कि वो डिवाइसेस यहाँ पर टी कोयल से सुसज्जित होनी चाहिए, राइट। तो उसमें जो टीचर होगा क्या करेगा, टीचर के पास माइक्रोफोन होगा, और जो भी सभी बच्चे हैं उनके जो भी हियरिंग एड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो उसमें सुनेंगे। तो अब यहाँ पर कोई वायर नहीं होती कनेक्टेड, ठीक है। इसके चारों ओर एक क्लासरूम के चारों ओर लूप बन जाता है, जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाती है क्लासरूम में, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर टीचर बोलेगा वो सभी बच्चों को अपनी अपनी डिवाइसेस में सुनता रहेगा। ये होता है लूप इंडक्शन सिस्टम, कि क्लासरूम बनाते टाइम ही हमने उसके चारों ओर ऐसी वायर बिठाई, जो है वायर यहाँ पर रखी है उसकी दीवार में, कि एक मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम बना सके, इससे जो भी टीचर अपने माइक्रोफोन में बोल रहा है वो सभी बच्चों को अपनी अपनी डिवाइसेस में सुन रहा है, राइट। तो इसका लाभ है कि भाई ये अच्छा है, और हियरिंग एड के अलावा किसी और डिवाइस की आवश्यकता नहीं, कि भाई बच्चा सीधे सुन रहा है, मान लो जो टीचर बोल रहा है मुझे अपने कान में सीधे सुनाई दे रहा है, तो क्या दिक्कत है, राइट। और इसमें क्या है, पूरी कक्षा को कवर करता है, जैसे पिछले वाले में था तो इसमें वायर लेके नहीं घूमना पड़ता है, ठीक है। वो टीचर और स्टूडेंट यहाँ पर फ्री होते हैं उस रूम के अंदर कि वो पर्टिकुलरली सुन सकते हैं। अब सीमाएं क्या होती हैं कि जो डिवाइस है जो हमने कान में लगाई है यहाँ पर, उनमें टी कोयल होना चाहिए, अगर टी कोयल वाली डिवाइस नहीं है तो हम नहीं सुन पाएंगे। एंड देन जो लूप सिस्टम की स्थापना है, कि भाई हमें रूम बनाते टाइम देखना होगा कि भाई हाँ ये लूप सिस्टम वाला रूम होना चाहिए, तो वो यहाँ पर एक्सपेंसिव हो सकता है। और अन्य डिवाइसेस, मान लो कोई दूसरी डिवाइस भी है यहाँ पर, उसका चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पे आ गया तो वो भी यहाँ पर इसके साउंड को जो है प्रभावित कर सकता है। देन इंफ्रारेड सिस्टम, सो इंफ्रारेड सिस्टम ट्रांसमिट्स साउंड यूजिंग लाइट वेव्स सिमिलर टू हाउ अ टीवी रिमोट कंट्रोल सेंड सिग्नल, राइट। जैसे हमने देखा है टीवी का रिमोट कैसे हम चैनल्स चेंज करते हैं, तो वो जो सिग्नल होते हैं उन्हीं की तरह जो इंफ्रारेड सिस्टम है इसमें भी ऐसे ही होता है। द टीचर्स वॉइस इज ट्रांसमिटेड वाया एन इंफ्रारेड सिग्नल टू अ रिसीवर वोन बाय स्टूडेंट, राइट। तो इसमें जो टीचर की वॉइस है उसको एक इंफ्रारेड सिग्नल की फॉर्म में ही जो है बच्चे तक ट्रांसमिट किया जाता है। द माइक्रोफोन वोन बाय टीचर एंड इंफ्रारेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर यूज बाय स्टूडेंट। इसमें जो माइक्रोफोन होता है कि भाई जिसमें बोलना होता है वो टीचर के पास होता है, और स्टूडेंट के पास यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। आइडियल फॉर इंडोर यूज स्पेशली इन एनवायरमेंट्स वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट एज इंफ्रारेड सिग्नल डज नॉट पास टू वॉल्स, राइट। तो ये एक रूम में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं रूम में हूँ आप बाहर हो, क्योंकि जो है वॉल्स उसमें से ये यहाँ पर पास नहीं होगा। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल रेडियो सिग्नल, कोई बाहर का रेडियो सिग्नल है तो उसकी कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगी, एक क्लियर और सिक्योर ट्रांसमिशन होगा यहाँ पर, राइट। कि भाई जो यहाँ पर एक टीचर बोल रहा है अपने माइक्रोफोन में, तो वो उसी बच्चे को पर्टिकुलर यहाँ पर सुनाई देगा जो उस इंफ्रारेड का ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ठीक है। लार्ज क्लासरूम्स के लिए ऑडिटोरियम्स हैं उनके लिए यहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर जो है टीचर को मूव करना पड़ता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकली ऐसे वायर नहीं है कि भाई वो टीचर को लेकर घूमनी पड़ती है, तो फ्रीली घूम सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या होंगे इसकी, द स्टूडेंट मस्ट हैव डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टू द इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, राइट। कि जैसे हमें देख रहा है कि भाई टीवी का रिमोट टीवी के आगे होना चाहिए, राइट, ताकि एक स्ट्रेट जो है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट वहाँ पर बन सके, तभी उसका चैनल चेंज होता है, राइट। तो इसीलिए जो हमें सिग्नल को इंटरप्रेट करने के लिए जो भी माइक्रोफोन है और जो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर हमने उस क्लास में लगाया, तो उसके जो रिसीवर है, वो जो बच्चे हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर होने चाहिए, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं है भाई सीधा आपने टीवी रखा है उसके बीच में कोई दीवार आ गई तो वहाँ से आप चैनल चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो आपको डायरेक्ट होनी चाहिए, उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। देन ब्राइट सनलाइट और एक्सेसिव एम्बियंट लाइट कैन इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड सिग्नल, राइट। और ज़्यादा ब्राइट लाइट या एक्सेसिव एम्बियंट लाइट होगी तो वो भी उसको इंटरफेयर यहाँ पर कर सकती है। तो इंफ्रारेड सिस्टम हमारा क्या है, जैसे हम देखा होगा अपने टीवी में चैनल चेंज करते हैं, ठीक है, तो रिमोट से हम जो भी चैनल चेंज करते हैं तो वो क्या इंफ्रारेड सिस्टम से ही होता है। तो ऐसा ही होता है कि भाई शिक्षक एक माइक्रोफोन पहनता है, एक आईटी ट्रांसमीटर हम क्लास में रखते हैं और बच्चे जो हैं अपने ईयरफोन्स लगा लेते हैं, तो जो भी टीचर यहाँ पर बोलता है वो बच्चों को सुनाई दे जाता है, राइट। अब ये इंडोर रूप से जो है
अधिक आदर्श है और ये क्या है, बहुत गोपनीयपूर्ण है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ को कोई और सुन पाएगा, राइट। तो जो भी इस ट्रांसमीटर के से लिंक्ड है डिवाइसेस, जो भी हेडफोन से, तो वहीं पर हम इसको सुनेंगे। तो इसका लाभ क्या है कि बाहरी रेडियो सिग्नल का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। एक सुरक्षित ट्रांसमिशन है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी बातों को कोई और भी यहाँ पर सुन रहा है। बड़े क्लासरूम और ऑडिटोरियम के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर टीचर को घूम घूम कर पढ़ाना होता है, राइट। तो यहाँ पर कोई वायर वगैरह नहीं है कि भाई टीचर को ये लेकर घूमनी है। देन सीमाएं क्या है यहाँ पर, कि जो ट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है, जैसे आपका टीवी ये है, आपका रिमोट ये है, तो आपको क्या है, चैनल चेंज करने के लिए यहाँ पर इसकी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ना ये, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन या डायरेक्ट साइड पर होना चाहिए, कि मतलब इधर भी तो डायरेक्ट, इसके बीच में इंटरफेरेंस ऐसा तो है नहीं कि भाई आप रिमोट के आगे से नोटबुक लगा दोगे तो फिर चैनल चेंज करोगे, या आप दीवार है बीच में, ठीक है, तो कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जो भी छात्र है वो उस इंफ्रारेड ट्रांसमीटर की सीधी दृष्टि में होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल जो है दीवारों या जो भी बाधाएं हैं उनसे पार होकर नहीं गुजरता, राइट। तो बीच में ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए यहाँ पर उनके बीच में, ये इसकी सीमाएं हैं। और अगर तेज धूप होगी या अत्यधिक परिवेश प्रकाश होगा तो भी ये जो इंफ्रारेड सिग्नल है यहाँ पर बाधा हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा frequency modulation system, right? So this system are one of the most commonly used classroom amplification system for students with hearing impairments. They use radio waves to transmit sound directly from the teachers to the student, right? इसमें radio waves का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे की हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है या हेडफोन्स है, वो जो है टीचर के माइक्रोफोन से यहाँ पर कनेक्टेड होती है। तो अ माइक्रोफोन वर्न बाय टीचर, एन FM ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, राइट। एक टीचर है, उसके पास माइक्रोफोन होगा और बच्चे के पास ट्रांसमीटर होगा और उसको रिसीव करने के लिए जो हेडफोन्स होंगे। सो द टीचर्स वॉइस इज ब्रॉडकास्टेड टू द स्टूडेंट्स FM रिसीवर, अलाइंग देम टू हियर द टीचर क्लियरली इवन इन नॉइसी क्लासरूम फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर टीचर जो भी बोल रहा है, अगर बच्चे के पास यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर है तो वो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सुन पाएगा, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी, एक्सलेंट होता है लार्ज क्लासरूम्स में, ऑडिटोरियम्स में, आउटडोर सेटिंग्स में, एंड द टीचर्स वॉइस इज ट्रांसमिटेड क्लियरली रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस, राइट, कि बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी हो लेकिन जो वॉइस है बच्चे को वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर सुनाई देगी। एंड लिमिटेशंस क्या है, कैन बी ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर रेडियो फ्रिक्वेंसीज, राइट, कि कोई और रेडियो फ्रिक्वेंसी मान लो हमारे डिवाइस ने कैच कर ली तो उसमें यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकती है। रिक्वायर रेगुलर चेकिंग ऑफ बैटरी लाइफ एंड सिस्टम पेयरिंग टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, राइट। इसके जो है कॉन्टिन्यूस यूज़ के लिए हमें रेगुलरली इसकी जो बैटरी चेकअप है वो करने पड़ते हैं, ताकि इसको हम इजीली यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो FM सिस्टम क्या होता है, इसमें जो हमारी जो रेडियो वेव्स हैं उनका यूज़ यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा पहने जाने वाला एक माइक्रोफोन होता है, शिक्षक माइक्रोफोन में बोलेगा और स्टूडेंट के पास यहाँ पर होगा एक ट्रांसमीटर और जो उसके ईयरफोन्स यहाँ पर वो सुनेगा, ठीक है। तो शिक्षक की आवाज़ FM रिसीवर से प्रसारित होती है और जो बच्चे का ट्रांसमीटर है वहाँ से जाकर जो भी स्पीकर हेडफोन्स बच्चे ने लगाए होते हैं वहाँ पर सुन जाती है, ठीक है। इसके लिए जो रेडियो तरंग है उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका लाभ क्या है कि भाई बड़ी कक्षा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शिक्षक के जो बेशक कितना ही शोर हो, जो टीचर की आवाज़ है तो जो FM यहाँ पर ट्रांसमीटर है वो उसको अच्छे से रिसीव करेगा, नॉइस यहाँ पर नहीं होगा। तो बच्चे कितना ही शोर हो उसमें क्लियरली उस आवाज़ को सुन सकते हैं। जो ध्वनि की गुणवत्ता है वो अच्छे से होगी और पर्टिकुलर फिर क्या है, टीचर और स्टूडेंट यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई वायर वगैरह लेकर घूम रहे हैं कि उनकी जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है कि भाई मान लो हमारा ये रेडियो सिग्नल और पास में कोई और रेडियो सिग्नल भी आ गया तो हमारी जो सुनने की ध्वनि है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। और निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए जो उसके बैटरी वगैरह है, सिस्टम की पेयरिंग की जो कैपेसिटी है तो उसकी में रेगुलरली यहाँ पर जाँच करनी होती है कि भाई क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही चल रही हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस इन एजुकेशन मैनेजमेंट, राइट। तो जो स्पीच परसेप्शन है कि भाई बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन में जो भी हमने डिस्कस किए कक्षा प्रवर्धन उपकरण, तो इनका महत्व क्या है कि बढ़ी हुई भाषा धारणा की जो भाषा की धारणा है वो बच्चों में बढ़ जाती है, उसको अच्छे तरीके से वो सुन पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। इंक्रीज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, तो जब बच्चे चीज़ों को अच्छे से सुन पाएंगे तो उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छा यहाँ पर होगा, राइट। उनकी अटेंशन और फोकस अच्छा होगा। मान लो किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो वो कैसे अटेंटिव वहाँ पर हो सकता है, राइट। तो अगर हमने क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस यूज़ करी हैं तो बच्चे का अटेंशन और फोकस वहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। कक्षा में जो बच्चों की भागीदारी अच्छी होगी क्योंकि उनको चीज़ें पर्टिकुलरली सुन रही है तो उनके जो है माइंड में डाउट भी आएंगे, ठीक है, उनके थॉट्स भी आएंगे कि भाई क्या यहाँ पर चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उनका ध्यान है जो फोकस है उसमें भी सुधार होगा।
देन रिड्यूस टीचर स्ट्रेन, जो टीचर का स्ट्रेन था कि भाई बच्चों को सुन नहीं रहा है या अपनी आवाज़ पर ही उसको इतना ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर बच्चों को ज़ोर से बोलकर सुनाना है मुझे, ठीक है। तो जो टीचर का स्ट्रेन है वो यहाँ पर कम होगा, जो एक्सेस एजुकेशन की वो सब तक इक्वल होगी, और कस्टमाइजेशन यहाँ पर होगी कि भाई किस इंडिविजुअल की क्या नीड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइजली जो है हम उसको वो साउंड जो है प्रॉपरली दे सकते हैं। लाइक जो FM सिस्टम है तो उस पर हम जो बच्चे की सेटिंग है वो उनकी वॉल्यूम चेक ठीक कर सकते हैं। मान लो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से बोलने पर सुनता है तो वो वॉल्यूम को हाई रख सकता है, और किसी बच्चे को थोड़ा बहुत हाई करने पर ही सुन सकता है तो वो वॉल्यूम को लो रख लेगा अपनी डिवाइस की, राइट। तो जो भी इंडिविजुअल की नीड्स है उनके लिए हम कस्टमाइज सपोर्ट उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षकों पर कम दबाव होगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई उनको बहुत ज़ोर लगा कर बोलना है कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है। जो शिक्षा है उसकी समान पहुंच सब तक होगी, और जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, मान लो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलने पर सुनता है, किसी को कम ज़्यादा बोलने पर सुन जाता है, ठीक है, तो वो अपनी वॉल्यूम अपनी डिवाइस की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो भी हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, लाइक कॉकलर इम्प्लांट हो गया, मिडल ईयर हो गया, बोन कंडक्शन हो गया, ठीक है। तो इनकी क्या क्या कैंडिडेसी है, कंपोनेंट्स है, फंक्शनिंग है, तो उनको हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्टली कॉकलियर इम्प्लांट की हम देखेंगे। सो कॉकलियर इम्प्लांट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस है जो बाईपास करते हैं जो भी हमारी डैमेज्ड हेयर सेल्स होती हैं हमारे कॉकला में, ताकि जो ऑडिटरी नर्व है उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सके, और जो सीवियर या प्रोफाइंड हियरिंग लॉस वाला बच्चा है, ठीक है, तो मेडिकली उसकी जो ऑडिटरी नर्व है उसको यहाँ पर ठीक किया जाता है, ठीक है। इसकी कैंडिडेसी क्या होती है कि अडल्ट एंड जो चिल्ड्रन है सीवियर या प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के, ठीक है, जिनके दोनों ही कानों में यहाँ पर सीवियर प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसको ठीक कर सकते हैं। एंड जो भी इंडिविजुअल किसी हियरिंग एड से की हेल्प ले ली फिर भी नहीं उनका सुनाई दे रहा, तो उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट हम कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन 12 months एंड ओल्डर वो शो लिमिटेड बेनिफिट्स फ्रॉम ऑडिटरी हैबिलिएशन, ठीक है, कि भाई 12 महीने से बड़ा है बच्चा लेकिन फिर भी जो ऑडिटरी जो भी डिवाइसेस हैं उनसे बच्चे को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। एंड देन पोस्ट लिंगुअल अडल्ट्स और दोज हु लॉस्ट देयर हियरिंग आफ्टर लर्निंग टू स्पीक, इंडिविजुअल्स विद गुड ओवरऑल हेल्थ एंड नो कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर सर्जरी, राइट, कि जिनमें सर्जरी के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना और बच्चे को ऐसा हो कि भाई लैंग्वेज सीखने के बाद यहाँ पर उसका लॉस हुआ, तो उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई जो हमारा कॉकलियर इम्प्लांट है, मध्यकान इम्प्लांट है, अस्थि चालन इम्प्लांट है, तो इन सब का क्या है, जो हमारी योजना में इनके क्या क्या उम्मीदवारी है, घटक है, क्या कार्य प्रणाली है, तो उनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपनी कॉकलियर इम्प्लांट की, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, हमारी बाल कोशिकाओं को बाईपास करके जो सीधी हमारी श्रवण तंत्रिका होती है, ठीक है, तो श्रवण तंत्रिका को हम उत्तेजित करते हैं ऑपरेट करके, जिससे जो गंभीर या गहन हानि वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सुन पाते हैं, ठीक है। अब इसकी उम्मीदवारी क्या होगी कि जो भी कैंडिडेसी क्या होगी, वयस्क और बच्चे जिनके दोनों कानों में बहुत गंभीर या गहन संवेदी श्रवण हानि है तो वो भी यहाँ पर सुन पाएंगे, और जो बच्चे जिनको श्रवण यंत्रों से कुछ लाभ हो ही नहीं रहा, ठीक है, कि उन्होंने श्रवण यंत्र लगाया लेकिन फिर भी उनको नहीं सुन रहा है, तो वो भी यहाँ पर कॉकलियर इम्प्लांट करा सकते हैं। कोई बच्चा 12 महीने से अधिक है, उसको किसी श्रवण यंत्र से लाभ नहीं हुआ, उसके लिए हम करा सकते हैं। या कोई भी ऐसा वयस्क जिसने बोलना पढ़ना सीख लिया लेकिन उसके बाद उसका हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी सर्जरी के लिए कोई उसकी बॉडी में मतभेद नहीं है, तो उसकी सर्जरी करके हम उसका भी कॉकलियर इम्प्लांट यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्सटर्नल एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड को कैप्चर करता है, एक स्पीच प्रोसेसर होगा जो कन्वर्ट करेगा साउंड को डिजिटल सिग्नल्स में, एंड देन ट्रांसमीटर होगा विच सेंड्स द प्रोसेस्ड साउंड टू द इंटरनल रिसीवर, राइट, कि जो भी हमारी डिजिटल सिग्नल के बाद साउंड को प्रोसेस करके हमारे इंटरनल रिसीवर में जो उसको सेंड करेगा। देन इंटरनली अब हमारे क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसमीटर है तो अंदर रिसीवर होगा जो उसको रिसीव करेगा। सो सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द स्किन इट कन्वर्ट्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट, तो यहाँ पर वो उस ट्रांसमीटर से सिग्नल को लेकर उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करेगा, and then electrode array inserted into the cochlea to stimulate the auditory nerve, right, तो ये जो इलेक्ट्रोड एरे है ये हमारी ऑडिटरी नर्व को यहाँ पर जो है स्टिमुलेट करेगा और वो चीज़ हमें यहाँ पर सुन जाएगी। तो कॉकलियर इम्प्लांट में क्या होता है, जो बाहर होता है एक माइक्रोफोन होता है जो हमारी ध्वनि उसको कैप्चर करेगा, फिर एक स्पीच प्रोसेसर होगा जो ध्वनि को डिजिटल सिग्नल में बदलेगा, फिर ट्रांसमीटर होता है हमारा बाहरी जो कि जो हमारी संसाधित ध्वनि है उसको आंतरिक रिसीवर में भेजेगा, ठीक है। अब हमारे कान के अंदर क्या होगा, कॉकलियर इम्प्लांट में एक रिसीवर होगा जो कि इस ट्रांसमीटर से
जो भी ध्वनि ट्रांसमिट की गई है उसको रिसीव करेगा और उसको विद्युत आवेगों में जो है परिवर्तित करेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोड सरणी हमारे कान के अंदर ही जो कॉक्लियर इम्प्लांट में होती है, तो वो जो है हमारी श्रवण तंत्रिका है उसको उत्तेजित यहाँ पर करेगी और वो चीज़ें में सुन जाएगी। सो फंक्शनिंग क्या होती है? द एक्सटर्नल प्रोसेसर कैप्चर्स साउंड, कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल सिग्नल एंड सेंड द सिग्नल टू द इंटरनल डिवाइस. The internal receiver stimulator converts these signals into electrical impulses, and the electrode array stimulate the auditory nerve bypassing damaged hair cells in the cochlea, and the auditory nerve then transmit the signal to the brain where they are interpreted as sound. Right? कि जो बाहर से सिग्नल आया, कैप्चर किया, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, रिसीव किया, और जो फिर हमारी ऑडिटरी नर्व है वो यहाँ पर उसको हमारे ब्रेन को जो है ट्रांसमिट कर देती है और उससे हम उस साउंड को आसानी से यहाँ पर इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो इसका कार्य क्या है कि जो बाहरी प्रोसेसर ध्वनि है उसको पकड़ता है, फिर उसको डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है, ठीक है, और उसको आंतरिक डिवाइस में भेजता है। फिर आंतरिक रिसीवर क्या करता है? उसको विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है, और जो इलेक्ट्रोड सरणी होती है हमारी वो श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करती है, और जो कोक्लिया में स्थिग्रस्त बाल कोशिकाएं हैं उनको साइड कर देती है, और जो श्रवण तंत्रिका होती है हमारे मस्तिष्क तक उसको पहुंचाती है, जहां ध्वनि के रूप में हम उसको सुन सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर इम्प्लांट। सो इसमें क्या होता है? द मिडल ईयर इम्प्लांट इज एन इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस, राइट, कि इसको हम निकाल भी सकते हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस. It directly vibrates the structure in the middle ear, allowing for improved sound transmission in the ear, right? कि ये वाइब्रेट करती है ताकि जो हमारा साउंड ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर हमारे ईयर में अच्छा हो सके. तो इसकी क्या कैंडिडेसी है? देन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन विद माइल्ड एंड सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वो इसको यूज़ कर सकते हैं. कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस पेशेंट्स विद ईयर कैनाल प्रॉब्लम, जिसका ईयर कैनाल में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड पेशेंट्स हु आर अनेबल टू वियर हियरिंग एड्स ड्यू टू फिजिकल डिफॉर्मिटीज और क्रॉनिक ईयर कंडीशंस, इंडिविजुअल विद इंटेक्ट कॉक्लियर और ऑडिटरी नर्व फंक्शन, तो वो भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें एक्सटर्नली क्या होगा? एक साउंड प्रोसेसर होगा जो कैप्चर करेगा और प्रोसेस करेगा साउंड को, विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द इंटरनल कॉम्पोनेंट, ठीक है, और उसको बाद में जो है इंटरनल कॉम्पोनेंट में उसको ट्रांसमिट कर देगा. अब इंटरनली क्या होगा? एक रिसीवर होगा जो कन्वर्ट करेगा साउंड इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, राइट, एंड देन ट्रांसड्यूसर होगा जो अटैच करेगा डायरेक्टली उसको कॉक्लिया से, और जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस है उनको उसके मिडिल ईयर स्ट्रक्चर में जो है ट्रांसमिट कर देगा, और वो साउंड हमें यहाँ पर सुनाई देगी. तो मध्य कान रोपण में क्या होगा? मध्य कान प्रत्यारोपण में प्रत्यारोपण श्रवण उपकरण है जिसमें संवाहक, संवेदी या मिश्रित श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है. यह सीधे कान में संरचनाओं को कंपन करता है, सीधे जो कान के मध्य संरचना उसमें कंपन पैदा करता है ताकि कान में हमारी जो ध्वनि का संचरण है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है. अब इसमें कैंडिडेसी क्या है कि भाई हल्के से लेकर गंभीर संवेदी उपकरण हानि वाले जो वयस्क बच्चे हैं उनके लिए भी उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर किसी के कान की नली की समस्या है उसके लिए भी हम मध्य कान रोपण यूज़ कर सकते हैं. और पारंपरिक श्रवण यंत्र का जो लोग उपयोग नहीं कर पाते तो उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें क्या घटक होता है कि बाहरी रूप से एक इसमें ध्वनि प्रोसेसर होता है जो ध्वनि को पकड़ता है, उसको संसाधित करता है, जिससे आंतरिक घटक में यहाँ पर फिर प्रेक्षित किया जाता है. और आंतरिक में क्या होता है? फिर जो यहाँ पर उसने ध्वनि पकड़ी, संसाधित की, उसको आंतरिक जो रिसीवर उसमें भेजेगा वो यहाँ पर ध्वनि को यांत्रिक कंपन में परिवर्तित करेंगे, राइट. देन ट्रांसड्यूसर होगा जो कि अस्थि पंजरिया जो सीधे कोक्लिया से जुड़ा होगा और मध्य कान की संरचनाओं में यांत्रिक कंपन को पहुंचाता है, जिससे वो साउंड जो है हमें सुन जाती है. So the external sound processor picks up the sound and send it to the internal receiver. The receiver converts into mechanical vibrations. These vibrations are delivered into the middle ear, allowing sound to be transmitted to the inner ear. वो sound फिर हम प्रोसेस कर पाते हैं, सुन पाते हैं. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मिडल ईयर इम्प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हु कांट यूज ट्रेडिशनल हियरिंग एड्स ड्यू टू इन्फेक्शन और डिफॉर्मिटीज. They improve sound quality and comfort, especially for those who experience ear canal irritation with standard hearing aids, right? कि जो बच्चे standard hearing aids या जो commonly hearing aid मिलते हैं उनको नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनके लिए मिडल ईयर इम्प्लांट्स हम कर सकते हैं. तो इसका कार्य क्या है कि जो बाहर ध्वनि है प्रोसेसर उसको उठाता है, उसको आंतरिक रिसीवर को भेजता है, ठीक है. आंतरिक रिसीवर क्या करेगा? उसको यांत्रिक कंपन में चेंज करेगा. अब ये कंपन मध्य कान तक पहुंचाई जाती है, जिससे मध्य कान से वो आंतरिक कान में चली जाएगी और वो हमें सुन जाएगी, राइट. इसका महत्व क्या होगा कि जो मध्य कान रोपण है उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है जब जिनकी विकृति या संक्रमण है कान में, ठीक है, और जो पारंपरिक श्रवण यंत्र है कि जो भी डिवाइसेज उनको नहीं यूज़ कर पा रहे, तो वो इस चीज़ को मध्य कान प्रत्यारोपण को यूज़ कर सकते हैं.
देन नेक्स्ट हमारा बोन कंडक्शन इम्प्लांट. सो द बोन कंडक्शन इम्प्लांट ट्रांसमिट साउंड थ्रू बोन वाइब्रेशंस डायरेक्टली टू द इनर ईयर बाईपासिंग द आउटर एंड द मिडल ईयर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को यहाँ पर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है तो उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक साउंड प्रोसेसर होगा जो साउंड को कैप्चर करेगा और उसको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा और उसको इंटरनल कंपोनेंट में सेंड करेगा. अब इंटरनली यहाँ पर एक इम्प्लांट होता है जो सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है हमारी स्कल बोन में बिहाइंड द ईयर, राइट. देन हमारा कनेक्टर होता है जो कनेक्ट करता है इस साउंड प्रोसेसर को उस इम्प्लांट से. ठीक है, और वो जो है साउंड हमारे इनर ईयर से हमारे माइंड तक जाती है जिसको हम सुन पाते हैं. तो अस्थि चालन प्रत्यारोपण क्या है? अस्थि चालन प्रत्यारोपण बाहरी कान और मध्य कान को दरकिनारे इनको साइड करके सीधा आंतरिक कान में ही यहाँ पर कंपन के माध्यम से जो है ध्वनि पहुँचाता है. तो जिन भी चालक श्रवण हानि वाले बच्चे हैं, ठीक है, या क्रैनिन कान का संक्रमण है, कोई संक्रमण बच्चे को हुआ है, मिश्र श्रवण हानि वाले बच्चे, तो उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें बाहरी रूप से क्या होगा? एक ध्वनि प्रोसेसर होगा जो ध्वनि को कैप्चर करेगा और उसको कंपन के रूप में परिवर्तित करेगा और आंतरिक घटक में भेजेगा. अब आंतरिक में क्या है? एक प्रत्यारोपण होता है जो कान के पीछे खोपड़ी की जो हड्डी है उसमें शल्य चिकित्सा द्वारा की पर्टिकुलर ऑपरेशन के द्वारा उसको फिक्स किया जाता है, जहाँ पर कनेक्टर होता है जो कि ध्वनि को प्रोसेस करके उसको जो है उस प्रत्यारोपण से जोड़ता है और वो चीज़ें हमें सुनाई दे जाती हैं. इसके फंक्शनिंग क्या है? जो साउंड प्रोसेसर है वो कैप्चर करेगा, जो साउंड प्रोसेसर है कैप्चर करेगा साउंड को, कन्वर्ट करेगा वाइब्रेशंस में. ठीक है, और ये वाइब्रेशंस है डायरेक्टली ट्रांसमिट होंगे थ्रू द स्कल टू कॉकलिया. ठीक है, स्कल से हमारी जो अंदर वो जो डिवाइस फिट करते हैं इंटरनली, तो कोकलिया में ट्रांसमिट होंगी. जो कोकलिया रिसीव करेगा इन वाइब्रेशंस को और ऑडिटरी सिग्नल यहाँ पर ब्रेन को सेंड कर देगा और वो चीज़ें हमें सुन जाएंगी. ठीक है, तो बोन कंडक्शन इम्प्लांट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि भाई जिन भी बच्चों को कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, ठीक है, या जो एयर कंडक्शन की वजह से हियरिंग एड्स को यूज़ नहीं कर पाते, तो वो भी इस चीज़ को यूज़ यहाँ पर कर पाएंगे. तो इसका कार्य क्या है कि जो ध्वनि प्रोसेसर है वो ध्वनि को पकड़ता है, कंपन में परिवर्तित करता है. जो कंपन है वो खोपड़ी के माध्यम से कोकलिया में प्रेषित होती है और कोकलिया इन कंपनों को प्राप्त करता है और जो भी श्रवण संकेत है उनको मस्तिष्क तक पहुँचाता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर सुन जाती है. देन ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होता है. सो एन ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट इज एन इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइस फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम कॉक्लियर इम्प्लांट ड्यू टू डैमेज और माल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोक्लियर ऑडिटरी नर्व. ठीक है, कि जो भाई कॉक्लियर इम्प्लांट से भी जिस को नहीं सुनाई दे रहा, तो उसके लिए हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट यहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इसकी कैंडिडेसी क्या है? दैट एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन विद बायलेटरल ऑडिटरी नर्व डैमेज, जिनकी जो बायलेटरल ऑडिटरी नर्व डैमेज है किसी भी कंडीशन की वजह से, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सीवियरली माल फॉर्म्ड जो कोक्लिया है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें कंपोनेंट्स क्या है? साउंड प्रोसेसर होगा जो साउंड को कैप्चर करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. फिर एक्सटर्नली एक ट्रांसमीटर भी होगा जो उस साउंड को यहाँ पर इंटरनल रिसीवर के पास जो है भेजेगा. देन इंटरनली वहाँ पर एक स्टिमुलेटर होगा जो कि सर्जिकली इम्प्लांटेड होता है ऑन द ब्रेन स्टेम. फिर वहाँ पर एक इलेक्ट्रोड एरे होगा जो कि यहाँ पर जो कॉक्लियर न्यूक्लियस है उसके पास हम उसको प्लेस करेंगे ताकि वो डायरेक्टली हमारे जो ऑडिटरी पाथवेज है उनको स्टिमुलेट कर सके और वो चीज़ें हमें सुनाई दे सके. ठीक है, तो श्रवण मस्तिष्क स्टेम प्रत्यारोपण जो है इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको श्रवण तंत्रिका या विकृति के कारण जो है कॉक्लियर इम्प्लांट का भी फायदा नहीं हो रहा है, राइट. तो गंभीर रूप से विकृति अनुपस्थित कॉक्लिया या श्रवण तंत्रिका वाले व्यक्ति के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और रोगी जो कि असफल कॉक्लियर प्रत्यारोपण के अन्य उपचार से गुजरे, तो इनके लिए हम श्रवण मस्तिष्क स्टेम प्रत्यारोपण उसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें घटक में क्या होगा? एक ध्वनि प्रोसेसर होगा जो कि ध्वनि को कैप्चर करेगा, विद्युत संकेतों में इसको संसाधित करेगा. फिर एक ट्रांसमीटर होगा जो कि संसाधित ध्वनि को आंतरिक रिसीवर को भेजेगा. फिर आंतरिक रूप से क्या होगा? एक जो उत्तेजक होगा जो कि मस्तिष्क स्टेम पर शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित होगा. और एक इलेक्ट्रोड सरणी होगी जो कि श्रवण मार्ग को सीधे उत्तेजित करके जो मस्तिष्क स्टेम है उसको कॉक्लियर नाभिक पर उसको रखा जाता है ताकि वो उसको जो श्रवण मार्ग है उसको सीधे उत्तेजित कर सके. अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? जो एक्सटर्नल प्रोसेसर होता है कैप्चर करता है साउंड को, कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. अब इंटरनल क्या है? जो स्टिमुलेटर होता है सेंड करता है उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रोड एरे पे जो कि हमारे ब्रेन स्टेम के पास जो है प्लेस होती है. फिर जो ब्रेन स्टेम कॉक्लियर है वो इंटरप्रेट करता है सिग्नल को साउंड में. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको साउंड में इंटरप्रेट करता है, अलाइंग इंडिविजुअल्स टू परसीव ऑडिटरी इनपुट इवन विदाउट फंक्शनिंग कॉक्लियर और एडिटरी नर्व. ठीक है,
कि वहाँ पर जब उसकी कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व काम भी नहीं कर रही है तब भी उस चीज़ को वो यहाँ पर उस साउंड को इंटरप्रेट करके उस चीज़ को सुन पा रहा है। तो इसका कार्य कैसे है कि जो भी बाहरी प्रोसेसर वो ध्वनि को पकड़ेगा, विद्युत संकेतों में परिवर्तित करेगा, फिर जो आंतरिक रिसीवर है वो विद्युत सरणी में विद्युत आवेगों को भेजेगा, और जो मस्तिष्क स्टेम है वो जो संकेत है उनको ध्वनि के रूप में व्याख्या करेगा और वो चीज़ें हमें यहाँ पर सुनाई दे जाए। नेक्स्ट है हमारा ADIP 2014 की स्कीम्स की जो भी असिस्टेंट है डिसेबल पर्सन के लिए परचेज या फिटिंग के लिए जो भी एड्स या अप्लायंसेज उनको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए क्या है यहाँ पर स्कीम कि जो सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट देगी, जिनकी भी इनकम लेस देन 15,000 पर मंथ है, ठीक है, तो उनको सब्सिडी देगी। और कोक्लियर इम्प्लांट्स आर प्रोवाइडेड फ्री और एट हाईली सब्सिडाइज रेट, राइट, सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड करेगी या बिल्कुल फ्री कोक्लियर इम्प्लांट्स उनका होगा। और वो साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि भाई इनका जो पोस्ट इम्प्लांटेशन ऑडिटरी वर्बल रिहेबिलिटेशन है या फॉलोअप सर्विसेज है वो भी उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर दी जाए। तो ADIP 2014 योजना में जो हमारा कोक्लियर इम्प्लांट है उसमें क्या है कि भाई जिन भी लोगों की 15,000 रुपये प्रति माह से कम जो है आय है, तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो कोक्लियर इम्प्लांट की लागत है उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट यहाँ पर उनको देगी। और उसमें वो इसको बिल्कुल फ्री भी कर सकती है, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सब्सिडी देकर बिल्कुल कम रेट पर यहाँ पर जो कोक्लियर इम्प्लांट उनका कराया जाएगा। और उसमें भी उनको अधिकतम लाभ देने के लिए प्रत्यारोपण के बाद जो श्रवण मौखिक पुनर्वास है या अनुवृत्ति सेवा है वो भी यहाँ पर सुनिश्चित की जाएंगी। एंड देन तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिहेबिलिटेशन के लिए? द इंक्लूजन ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट्स अंडर ADIP स्कीम हेल्प्स इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज assess expensive hearing intervention, and early implantation under the scheme enables better speech and language development for children, leading to improved educational and social outcome. The scheme promotes inclusive education by ensuring that children with hearing loss can participate in mainstream schooling with the help of auditory devices like cochlear implant, right? तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि भाई एक तो ये अर्ली एज वाले बच्चों को टारगेट करता है, जिससे जो हमारी लैंग्वेज की परसेप्शन की एबिलिटी है वो वहाँ पर अच्छी होगी, अच्छे तरीके से हम लैंग्वेज सीख पाएंगे। और जो भी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज़ हैं वो इसको जो है इंटरवेंशंस ये करा पाएंगी, और साथ ही मेन स्ट्रीम स्कूल्स में हम उन बच्चों को यहाँ पर भेज पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या महत्व है कि भाई जो वंचित परिवार है आर्थिक रूप से उनको मदद मिलेगी। और जो योजना है वो एक प्रारंभिक प्रत्यारोपण को यहाँ पर जो है क्या कर प्रारंभिक प्रत्यारोपण में सुधार करती है, राइट, कि 0 से 5 साल के बच्चों में ही अगर वो प्रत्यारोपण हो जाएगा तो वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज सीख पाएंगे, अच्छे तरीके से जो उनका सामाजिक परिणाम है उसमें भी यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। और साथ ही समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है कि श्रवण हानि वाले बच्चे भी कोक्लियर इम्प्लांट जैसे उपकरण हैं उनको लेकर यहाँ पर जो मुख्य धारा स्कूल है उनमें जाकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कंपैरिजन है बिटवीन इंडिविजुअल हियरिंग एड्स, ग्रुप हियरिंग एड्स एंड कोक्लियर इम्प्लांट एंड देयर केयर एंड मेंटेनेंस, राइट। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो उनके लिए हमें इसको कंपेयर करना है। तो इंडिविजुअल हियरिंग एड्स जैसे कि मैंने बताया था बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर और इन द कैनाल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो इनको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत श्रवण यंत्र, समूह यंत्र और कोक्लियर इम्प्लांट और उनकी देखभाल और रखरखाव के बीच तुलना करनी है। तो व्यक्तिगत जो श्रवण यंत्र है उसमें कौन कौन से होते हैं? हमारे बिहाइंड द ईयर होता है, इन द ईयर होता है, इन द कैनाल होता है, ठीक है। अब इनकी फंक्शनिंग एक माइक्रोफोन होता है, इनमें एम्पलीफायर होता है, स्पीकर होता है, बैटरी होती है, कस्टमाइज्ड होते हैं कि भाई जो भी पर्टिकुलर बंदा इनको यूज़ कर रहा है उसकी क्या क्या नीड्स हैं, जो उसके वेरियस स्टाइल्स हैं, हियरिंग लॉस कैसा उसके अकॉर्डिंग होता है, अफोर्डेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कोक्लियर इम्प्लांट्स एंड नॉन इन्वेसिव होता है, मतलब ईजिली इसको हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो इनका कार्य क्या होता है कि भाई जो माइक्रोफोन है ध्वनि को कैप्चर करता है, एम्पलीफायर उनके जो है संकेतों की शक्ति उसको बढ़ाता है, स्पीकर होता है, बैटरी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिलकर जो है साउंड को एम्पलीफाई करती है और उस बच्चे को वो साउंड सुन जाती है। अब इसका लाभ क्या है कि भाई ये व्यक्ति यूज़ करा तो उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसके अनुकूलन में होती है, ठीक है, विभिन्न स्तरों के अनुरूप जो उसकी शैली यहाँ पर उपलब्ध होती है। और कोक्लियर इम्प्लांट जो कि बहुत महंगा है तो उसकी तुलना में ये हमारा काफ़ी किफ़ायती होता है और इसको हम आसानी से हटा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें इसको 24/7 आवर्स लगा कर ही रखना है, तो इसको जब हमारी ज़रूरत नहीं तो इसको हटा कर भी हम रख सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होगी कि जिनको सीवियर या प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उनके लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है ये बैकग्राउंड नॉइज़ को भी साथ ही साथ एम्पलीफाई करेगा, तो जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। इसकी जो केयर एंड मेंटेनेंस उसके लिए हमें डेली क्लीनिंग करनी होगी, जो बैटरी रिप्लेसमेंट है वो हमें आनी चाहिए, मॉइस्चर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, रेगुलर इसकी सर्विसिंग हमें करानी होगी ऑडियोलॉजिस्ट से, और जो
ट्यूब और ईयर मोल्ड कैनल है उसको भी हमें ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, स्पेशली जो बिहाइंड द ईयर जो है डिवाइसेस हैं। तो इसकी सीमाएं क्या है कि भाई जिनको गहन संवेदी हानि है तो उनको यहाँ पर इससे कोई लाभ नहीं होगा, और साथ ही साथ ये क्या साउंड को तो बढ़ाता है कि शोर को भी बढ़ाएगा साथ में, राइट। तो इससे हमें जो स्पष्टता है वो कम हो सकती है। अब इसको देखभाल कैसे करनी है कि जो दैनिक सफाई हमें करनी है, बैटरी हमें चेंज करनी है, नमी अगर है तो उसका कैसे संरक्षण करना है, ट्यूब या ईयर मोल्ड हमें कैसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए आनी चाहिए हमें। अब ग्रुप हियरिंग जो एड्स होती हैं उनमें हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो इनको थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे, राइट। हमारी एफएम सिस्टम्स होती हैं, इंफ्रारेड सिस्टम होते हैं, लूप इंडक्शन सिस्टम होता है, हार्ड वायर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो समूह श्रवण यंत्र में हमारे कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एफएम सिस्टम हो गया, इंफ्रारेड सिस्टम हो गया, लूप इंडक्शन सिस्टम हो गया, हार्ड वायर सिस्टम हो गया। इनको बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनकी फंक्शनिंग हम यहाँ पर कर चुके हैं। इनका बेनिफिट क्या है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, स्पेशली नॉइस क्लासरूम्स में, तो वो ये कम करेगा, और ये जो है इंश्योर करता है कि भाई एक टाइम पर मल्टीपल बच्चे यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं। पोर्टेबल है कि डिफरेंट सेटिंग्स में हम इनको ले जाकर जो है यूज़ कर सकते हैं। और जो टीचर की नीड है कि भाई टीचर को चिल्ला कर बिल्कुल बोलना है ज़ोर ज़ोर से, तो उसके भी ये कम कर देता है, ठीक है। तो इसका लाभ क्या है कि भाई जहाँ पर शोरगुल है कक्षा के वातावरण में, तो वहाँ पर सिग्नल टू शोर अनुपात में सुधार होता है, और ये सुनिश्चित करता है कि भाई एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसे कई व्यक्ति यहाँ पर उसको आसानी से सुन सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, पोर्टेबल हो सकता है, हम इसको इजीली कहीं पर लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षकों को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे ही इतना जो अपनी साउंड को खुद ही एम्पलीफाई कर देना है कि बच्चों को सुन जाए। तो जो टीचर का स्ट्रेस है यहाँ पर वो भी कम हो जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि भाई इसकी जो 1-to-1 सिचुएशंस है और होम यूज़ है वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। और जो एफएम और इंफ्रारेड सिस्टम्स हैं तो ये ससेप्टेबल है इंटरफेरेंस, यहाँ पर इनमें किसी दूसरे जो है डिवाइस की इंटरफेरेंस हो सकती है, तो उसके कारण ये डिस्टर्ब हो सकती है। एंड रिक्वायर स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन टू इक्विप, राइट, कि जो भी स्पेशली लूप सिस्टम है मैंने बताया, तो रूम के साइड में एक पर्टिकुलर हमें वायरिंग करनी होती है कि भाई एक मैग्नेटिक लूप यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब इनके लिए जो माइक्रोफोन है, ट्रांसमीटर है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बैटरी की केयर करनी पड़ेगी, क्लीनिंग इनकी अलग तरीके से होगी और दूसरी डिवाइसेस से, रेगुलर चेक्स इनका होगा, स्टोरेज इनकी अलग तरीके से होगी, राइट। तो इनकी सीमाएं क्या है कि भाई एक पर एक, कि भाई एक 1-to-1 जब हम बातें कर रहे हैं घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है ये, तो ऐसे ही है कि भाई एक आदमी बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को हमें सुनाना है, ठीक है। और जो एफएम या इंफ्रारेड सिस्टम है इसमें क्या है कि कोई भाई साथ में कोई और दूसरी डिवाइस है तो वो इंटरफेरेंस कर सकती है, राइट, तो हमें हमारी साउंड यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। और विशिष्ट स्थापना या उपकरण सेटअप की आवश्यकता भी इनको होती है। साथ ही इनका देखभाल और रखरखाव भी और डिवाइसेस से कम होता है, कि जो माइक्रोफोन एंड ट्रांसमीटर है उसको कैसे रखना है, बैटरी को कैसे देखना है, उसकी सफाई कैसे करनी है, नियमित जांच कैसे करनी है, और उसको कैसे हमें स्टोर करना है। देन कॉकलर इम्प्लांट होंगे, तो इनमें भी हमारे कंपोनेंट्स क्या, एक्सटर्नल की माइक्रोफोन होगा, कैप्चर करेगा साउंड को, फिर कन्वर्ट करेगा उसको डिजिटल सिग्नल में, देन ट्रांसमीटर होगा, वो हमारे इंटरनल इम्प्लांट में उसको ट्रांसमिट कर देगा। अब इंटरनली जो स्टिमुलेटर होता है स्किन में बिहाइंड द ईयर, वो उसको रिसीव करेगा। इलेक्ट्रोड एरे होता है जो हमारे कॉकलिया को स्टिमुलेट करता है, ताकि और हमारी ऑडिटरी नर्व को यहाँ पर स्टिमुलेट करता है, और हमारी साउंड जो है वो हमें सुन जाती है, ठीक है। तो कॉकलियर इम्प्लांट हमने देखा है ऑलरेडी, तो इसके घटक क्या है, बाहरी माइक्रोफोन होता है, एक स्पीच प्रोसेसर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, और आंतरिक एक रिसीवर होता है, और एक इलेक्ट्रोड हमारी सरणी होती है, वो साउंड हमें सुन जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि भाई जिनको बहुत सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और कोई हियरिंग एड भी उनके काम नहीं आ रही है, तो वो भी बच्चे जो है इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लाभ क्या है कि भाई गंभीर से लेकर गहन श्रवण हानि है, और जिनको जो नॉर्मल श्रवण यंत्र है उनसे उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो कॉकलियर इम्प्लांट यहाँ पर करा सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, यहाँ पर काफ़ी रिस्क है कि भाई सर्जरी अच्छे तरीके से हुई, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। इसकी केयर और मेंटेनेंस थोड़ी अलग है, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल सर्जिकल हो गया, और बाहर भी इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होती है। सो एक्सटर्नल डिवाइस को कैसे क्लीन करना है, बैटरी को कैसे केयर करना है, मॉइस्चर की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसका रेगुलर प्रोग्राम चेकअप्स कैसे करना है, जो मैग्नेटिक कोयल होती है इसमें, ठीक है, उसको हमें कैसे जो है मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इसकी सीमाएं क्या है कि भाई इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो इसमें संक्रमण या डिवाइस की विफलता जैसे जोखिम होते हैं, और साथ इसकी जो लागत है, इसकी कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, राइट, बहुत हाई कॉस्ट होती है इसकी। तो इसकी देखभाल और रख रखाव है, तो वो भी दूसरों से अलग होंगे। तो बाहरी डिवाइस की कैसे सफाई करनी है, बैटरी को कैसे देखना है, नमी से कैसे सुरक्षा करनी है, प्रोग्राम चेकअप कैसे कराना है, और जो चुंबकीय कोयल है उसकी कैसे देखभाल करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को आनी चाहिए।
So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to B.Ed special education and special education teacher as well. एंड अभी सारे सब्जेक्ट्स की हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स वहाँ से कवर कर सकते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.